आज हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है सिनुसॉइडल वेव इक्वेशन। सिनुसॉइडल वेव इक्वेशन। अगर तुम इस पूरी सृष्टि को देखो, अगर इस पूरे ब्रह्मांड को देखो, तो पूरी सृष्टि ऊर्जा का ही रूप है। यूं हम देखने के लिए इस दुनिया में देखते हैं कि कुछ चीज़ें पार्टिकल के रूप में है, कुछ चीज़ें एनर्जी के रूप में है। पर अगर गहराई से हम सोचें तो जितने कण हैं वो सब भी ऊर्जा का ही रूप है, उन सब में ऊर्जा ही रहती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी सृष्टि ऊर्जा का ही मैनिफेस्टेशन है। अब हम लोग इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है, ऊर्जा का ट्रांसफर कैसे होता है। तो हम लोग अभी देखेंगे एनर्जी ट्रांसफर कैसे होता है। एनर्जी ट्रांसफर के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, एग्जाम्पल के रूप में देखो कि मान लो कि एक नदी बह रही है। ये सपोज करो एक नदी, बहती नदी। नदी बह रही है तो क्या हो रहा है, पानी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, और पानी के रूप में एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। तो हम इस प्रकार के एनर्जी ट्रांसफर को कहते हैं एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम बल्क मोशन ऑफ मैटर। पदार्थ का बल्क रूप में पूरे पदार्थ का एक जगह से दूसरी जगह प्रवाह करना मतलब एनर्जी का ही ट्रांसफर है। एनर्जी का ट्रांसफर एक दूसरे तरीके से भी होता है। दूसरा तरीका क्या है, जैसे मैं बात कर रहा हूं तो साउंड एनर्जी के रूप में आगे बढ़ती है, वो भी ट्रांसफर है, एनर्जी का ट्रांसफर है। आग के पास जाओ तो गर्मी लगेगी, तो वो हीट एनर्जी का ट्रांसफर है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो एनर्जी का ट्रांसफर इस तरह से भी होता है कि उसमें पदार्थ बल्क में एक जगह से दूसरी जगह गमन नहीं करता, उसमें उस प्रकार का मोशन नहीं रहता। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ जिसकी जरूरत बार बार पड़ेगी। मान लो कि अपने पास एक रस्सी है और उस रस्सी को मान लो कि मैं दीवार के एक छोर में, एक दीवार में कांटी से उस रस्सी को बांध दिया, कांटी लगा दिया और उसमें रस्सी को बांध दिया, तो एक छोर बंध गया और दूसरा छोर रस्सी का मान लो मेरे हाथ में। अब अगर मैं उस रस्सी को इस प्रकार से किंग करूं, अगर उसमें ऐसा करके झटका दूं, तो तुम जानते हो कि रस्सी में एक वेव बन जाएगा, ऐसा तरंग बन जाएगा, और वो जो एनर्जी है वो आगे बढ़ती है। इसमें तुम देखो ध्यान से कि रस्सी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रही है, रस्सी अप डाउन होती है, वेव होता है, पर टोटल रस्सी एक जगह से दूसरी जगह उस तरह से ट्रांसफर नहीं हो रहा है जैसे पानी एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, बह करके निकल जाता है, अभी यहाँ पर था अभी उधर चला जाएगा, रस्सी के साथ ऐसा। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें, जैसे हम सब ने तालाब में पत्थर फेंक करके देखा है, अगर एक शांत तालाब जिसका पानी सतह बिल्कुल शांत है, उसमें अगर तुम एक छोटा पत्थर डाल दो तो एक लहर बनती है, और वो लहर इस प्रकार से अप डाउन होते हुए आगे बढ़ती है, और वो भी एनर्जी का ट्रांसफर है। उसमें पानी को अगर तुम देखोगे, अगर तुम उसमें एक कागज का नाव बना लो और उसमें डाल दो, तो कागज का नाव अपनी जगह पर ऊपर नीचे केवल होता है, मतलब पानी केवल ऊपर नीचे होता है और एनर्जी का ट्रांसफर होता है, पानी एक जगह से दूसरी जगह नहीं बहता। कहने का मतलब ये है कि एनर्जी का ट्रांसफर एक दूसरे तरह से भी होता है, और
वो ट्रांसफर होता है विदाउट एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर विदाउट बल्क मोशन ऑफ मैटर, विदाउट, यहाँ देखो विदाउट लिखा हुआ है, माने बल्क मोशन ऑफ मैटर, पदार्थ के बिना एक जगह से दूसरी जगह गए हम एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं। यह जो एनर्जी का ट्रांसफर इस प्रकार से होता है, इसी को हम लोग कहते हैं वेव मोशन, वेव मोशन, इसी को कहते हैं वेव मोशन। अब हम थोड़ा वेव पर चर्चा करेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक वही है, तो थोड़ी चर्चा हम लोग करेंगे वेव के बारे में। हमने देखा कि वेव क्या होता है। वेव ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का एक वे है, एक रास्ता है, एक तरीका है जिसमें पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह गमन नहीं करता। यह वेव कितने प्रकार का होता है? वेव 3 प्रकार का होता है। एक होता है मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और एक होता है मैटर वेव। मैं तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताता हूं। मैकेनिकल वेव का सबसे सरल एग्जांपल है जो अभी मैंने बताया था। अगर तुम शांत पानी में पत्थर फेंकोगे तो पानी में जो लहर पैदा होता है, वाटर वेव, मैं बात कर रहा हूं तो साउंड एनर्जी जा रही, वो वेव के रूप में ही जाती है, साउंड वेव। एक होता है सिस्मिक वेव, भूकंप जब आता है तो पृथ्वी के अंदर में हलचल होती है और वेव पैदा होता है, सिस्मिक वेव। ये सब किस प्रकार के वेव के एग्जांपल है? मैकेनिकल वेव के एग्जांपल। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में भी जानते हैं, बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं। सूर्य से जो किरण आ रही है वो सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पूरा एक स्पेक्ट्रम होता है, मैं कई बार बता चुका हूँ, जैसे गामा रे, जैसे एक्स रे, जैसे अल्ट्रावायलेट, जैसे विजिबल, रेडियो, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सारे वेव्स जो हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाते हैं, क्योंकि इसमें इनमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज भी होती है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी होती है। इन वेव को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे, पर हम जानते हैं इस प्रकार से कर सकते हैं। एक साउंड वेव को छोड़ करके साउंड वेव कैसे जाता है? इस प्रकार से जब बात होती है तो एयर पर प्रेशर पड़ता है, तो कहीं पर एयर में कंडेंसेशन होता है, संकुचन होता है, कहीं पर रेयरफैक्शन होता है, विरलता आती है, कहीं सघनता आती है, कहीं विरलता आती है, और इस तरह से वेव बढ़ता है। एनीवे, ये है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और एक होता है मैटर वेव, जो मैंने तुम्हें डी ब्रॉगली इक्वेशन में बताया है। मैटर वेव मैटर के साथ लगा रहता है। जैसे मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, तो हम अब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन में भी वेव होता है और वो इस तरह से रहता है। तीनों प्रकार के वेव की कुछ विशेषताएं हैं।
मैकेनिकल वेव जो है उसको गमन करने के लिए मीडियम चाहिए होता है, बिना माध्यम के वो नहीं होगा। साउंड अगर जाना है तो एयर चाहिए या कोई भी माध्यम एक चाहिए। पानी में भी पानी है तो वेव बनेगा। सिस्मिक वेव चट्टानों से होकर के, सॉलिड रॉक से होकर के बाहर निकलती है, और ये सब के लिए माध्यम जरूरी है। मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए माध्यम का होना जरूरी नहीं है। सूर्य से जो पृथ्वी पर किरण आती है तो बीच में पूरा वैक्यूम है, और इसीलिए तभी भी वो चल करके आती है वेव, तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए मीडियम का होना आवश्यक नहीं है। तो यहाँ मीडियम जरूरी है, यहाँ मीडियम होना जरूरी नहीं है। और फिर ये दोनों वेव जो होते हैं अपने सोर्स को छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं। जैसे बल्ब जल रहा है तो वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगा तो बल्ब को छोड़ करके निकल जाएगा, सोर्स को छोड़ करके रोशनी आती है। साउंड वेव है तो मेरे मुंह से आवाज निकल रही है तो वो प्रोपेगेट हो रही है, मुंह से बाहर चली जा रही है, सोर्स से बाहर जा रही है। पर मैटर वेव जो होता है वो सोर्स को छोड़ करके बाहर नहीं जाता है, वो उसी के साथ एसोसिएटेड रहता है, उसी के साथ लगा हुआ रहता है। इतनी जानकारी थी, प्राइमरी बेसिक नॉलेज इसके बारे में, वेव के बारे में तुमको पता चल गया होगा वेव कितने प्रकार का होता है। अब हम लोग वेव के बारे में ही पढ़ रहे हैं, पर मैं तुमको एक और चीज बताता हूँ कि वेव कैसे करके यहाँ पर बना सकते हैं हम लोग। उसको कहते हैं सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको समझो, क्योंकि ये सिनुसाइडल वेव इक्वेशन यहीं से फिर जनरेट होगा, यहीं से बनेगा। सर्कुलर मोशन में होता था वृत्तीय गति। एक वृत्त में अगर गति हो रही है, सर्किल में एक वृत्त में अगर गति हो रही है तो सर्कुलर मोशन कहेंगे। और सिंपल हार्मोनिक मोशन माने क्या होता है? सरल आवर्ती गति। इसका क्या मतलब होता है? बहुत सरल तरीके से हम समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास एक मान लो कि पेंडुलम है, और अगर हमने उसको यहाँ पर खींच करके छोड़ दिया तो पेंडुलम ऐसे करके झूलने लगता है, गति करने लगता है। कैसे गति करता है? यहाँ से वो यहाँ जाएगा, इस बिंदु को क्रॉस करेगा, फिर यहाँ पहुंचेगा, फिर वापस आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर वहां जाएगा, और वो इस प्रकार से दोलन करते रहता है। इस प्रकार के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर तुम स्प्रिंग को देखो, आइडियली अगर मान लो कि जैसे एक स्प्रिंग है, उसमें हम लोग लोहा का एक बॉल मान लो फंसा दिए, उसको ऐसे करके झटका देंगे तो वो कैसे होगा? इस प्रकार से होने लगेगा स्प्रिंग। इस मोशन को भी हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका इसके साथ में क्या संबंध है? इन दोनों में आपसी क्या रिलेशन है, उसको अभी हम लोग देखते हैं तो समझ में आएगा सिनुसाइडल वेव क्या होता है। मान लो ये एक सर्किल, एक वृत्त है। इस सर्किल में मैं इस तरह से व्यास खींच देता हूं, डायमीटर, ऊपर से भी और नीचे से भी। इसको मान लो कि मैं थोड़ा बढ़ा भी देता हूं। इसको मान लो कि एक्स दिशा कहते हैं, एक्स एक्सिस, और ये सपोज करो कि वाई दिशा है। तो अगर ये एक्स है, ये वाई है, इसको बोलेंगे एक्स डैश, इसको बोलेंगे वाई डैश। यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, उसको मान लो त्रिज्या, उसको मैं बोलता हूं ए। ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है,
ये केंद्र है, केंद्र को मान लो मैं बोलता हूँ O, तो केंद्र से तुम इस परिधि पर, ये परिधि बोलते हैं तुम जानते हो, केंद्र से परिधि पर कहीं पर भी मिला दोगे तो सब त्रिज्या होगी, सबकी दूरी बराबर होगी और मान लिया कि वो A है। अब ये सिस्टम समझ में आया। अब इस वृत्त पर, वृत्त के परिधि पर मान लो कि कोई चीज मूव कर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक चींटी, तो वो चींटी मान लो यहाँ पर मूव कर रही है, ये चींटी है। अब हम क्या करेंगे कि इस केंद्र से उसको मिला देंगे, उस चींटी को मिला देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब जो करना है उसको देखो, मैं क्या कर रहा हूं, इस चींटी से इस वाई एक्सिस पर एक लंब खींच रहा हूं, उस चींटी से इस वाई एक्सिस पर मैं एक लंब खींच रहा हूं, और यहां से जो मैं लंब यहां पर खींचा, तो इस वाई एक्सिस को जिस बिंदु पर उसने कट किया उस बिंदु को मैं मार्क कर देता हूं ऐसे, या वह बिंदु है जहां पर जो लंब है वो जाकर के कटा है। इस केंद्र से इस बिंदु की दूरी, उसको कहते हैं विस्थापन, उसको मैं लिखूंगा y से, y को डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कहते हैं, और ये दूरी। अब देखो चींटी लगातार उस सर्किल पर घूम रही है, अगर मान लो चींटी घूमते घूमते यहां पर आ गई, इस जगह तो फिर इसको यहां पर ऐसे करके मिला दो, और यहां से एक लंब खींच लो, तो फिर ये y कहलाएगा, ये बिंदु यहां पर आ गया। फिर ये चींटी घूमते हुए यहाँ पर आ गई, तो ये बिंदु भी यहाँ पहुंच जाएगा। तो चींटी जैसे, और अगर मान लो कि चींटी यहाँ पर थी मान लो, तो जैसे चींटी यहाँ से स्टार्ट करी, ये बिंदु ये यहाँ से गई तो ये यहाँ गया, ये यहाँ गया तो ये यहाँ गया, ये यहाँ गया तो ये यहाँ गया। तो जैसे जैसे ये चींटी मूव कर रही है वैसे वैसे ये बिंदु भी मूव कर रहा है। अब हम इसमें एक और काम करते हैं, क्या करते हैं देखो, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर इस एक्स एक्सिस पर भी खींच देता हूं, तो ये एक्स एक्सिस से इसकी ऊंचाई है, समझो हाइट है एक प्रकार से, यहां से भी मैं खींच देता हूं तो ये भी हाइट, यहां से भी खींच देता हूं तो ये भी हाइट। अब अगर मैं ऐसा चाहता तो ढेर सारा हाइट बना सकता, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, ऐसे ढेर सारा हाइट में बना सकता। अगर ये हाइट को हम लोग देखें तो हाइट क्रमशः जो ऊंचाई वो बढ़ते जा रही है, चींटी जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है एक्स एक्सिस से उसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है, लिखना पड़ा इस चीज को अगर मैं यहां से प्लॉट करना चाहूँ, इसके हाइट को इस तरह से अगर मैं प्लॉट करना चाहूँ तो ये ऐसा होगा, यहाँ से ये उसकी ऊंचाई, यहाँ से ये ऊंचाई, यहाँ से ये ऊंचाई, यहाँ से ये ऊंचाई। अब मान लो कि ये चींटी इधर आ गई, मान लो कि ये चींटी यहाँ पर आ गई, तो अब अगर तुम इसकी ऊंचाई को देखोगे तो ऊंचाई ये हो जाएगी। चींटी मान लो यहाँ पर आ गई तो उसकी ऊंचाई ये हो जाएगी। चींटी मान लो यहाँ पर आ गई, जितना उधर उतना ही बना लो, 1 2 3 4, एक यहाँ पर बना लो, थोड़ा सा उधर कर देता हूँ,
तो देखने में सिमेट्री लगेगा। तो ये देखो, अब जैसे जैसे चींटी इधर आ रही है वैसे वैसे हाइट क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो अगर हम लोग उसको यहाँ देखेंगे तो हाइट कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और यहाँ पर ये यहाँ पर आ गया, ये कम यहाँ पर आ गया। इसको मैं थोड़ा छोटा बना देता हूँ क्योंकि उधर स्पेस ले लेगा। ये ऐसे। अब मान लो ये चींटी इधर आ रही है, तो अगर यहां पर आ जाएगी इसको बढ़ा दो, तुम ऐसे भी देख सकते हो, तुम इसको ऐसे भी देख सकते हो, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। तो ये हाइट समझने में भी मदद मिलेगी, इसकी तुलना में ये मदद मिलेगी। ये देखो जैसे जैसे नीचे आ रही है ये हाइट क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और नीचे की तरफ बढ़ता जा रहा है, नेगेटिव साइड में बढ़ता जा रहा है। तो हमारा कर्व कैसा हो जाएगा, और फिर जब ये इस तरफ से बढ़ेगी चींटी तो ये हाइट कैसा हो जाएगा, फिर से वापस हो जाएगा। ये देखो कैसा बन गया, एक वेव बन गया, सर्कुलर मोशन में। जब चीजें इस प्रकार से होती है तो हम लोग अगर इस दूरी को अगर यहाँ कर्व के रूप में दिखाने लगे तो वो कर्व ऐसा आएगा। अब एक दूसरी चीज को इसी में देखो, या अगर मैं एक और बना दूं तो वो देखो और साफ सुथरा दिखेगा। मैंने जैसा इधर बताया था ये चींटी है और इस पर एक लंब खींच दिए तो ये बिंदु यहाँ पर आ गई। मान लो चींटी यहाँ पर आ गई तो ये बिंदु यहाँ पर आ जाएगी, फिर ये चींटी यहाँ जाएगी तो बिंदु यहाँ आ जाएगी। अगर ये चींटी इधर आ गई मान लो तो इसको इससे मिला लो, फिर ये ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर आ गई, इसको ऐसे मिला लो, ये ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर चींटी आ जाएगी तो ऐसे हो जाएगा। देखो क्या हो रहा है, जो हो रहा है उसको देखो। चींटी यहाँ पर थी, मान लो चींटी यहाँ पर थी तो बिंदु यहाँ पर था, चींटी यहाँ पर आई, बिंदु यहाँ आया, चींटी यहाँ पर आई, बिंदु यहाँ आया, यहाँ आया, फिर इधर आने से फिर चींटी इधर आ गई तो बिंदु यहाँ आ गया, यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, आ गई, यहाँ आ गई। अब अगर चींटी यहाँ पर आ जाएगी तो बिंदु यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे मिला दो। अगर चींटी यहाँ पर आ जाएगी तो बिंदु यहाँ पर आ जाएगा, अगर चींटी यहाँ पर आ जाएगी तो बिंदु यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसी तरह से अगर चींटी यहाँ पर आ गई मान लो तो फिर ये बिंदु यहाँ आ जाएगा, ये वस्तु इधर आएगी तो बिंदु यहाँ आ जाएगा, ये वस्तु अगर यहाँ पर आएगी तो यहाँ आएगा, और फिर यहाँ पर आएगी तो यहाँ। जैसे जैसे ये चींटी इस पर घूमते जाती है ये बिंदु ऐसे ऐसे होते रहता है और ये कहानी चलते रहते हैं। ये इधर जाएगा, ये यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और ये घूमना इसका और इस बिंदु का ऐसे ऐसे करके घूमना। ये कैसा मोशन है, अभी अभी मैंने तुम्हें बताया था, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं इसको, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखो कि हम इस कर्व को एक और तरह से भी देख सकते हैं। एक बार तो ये ऐसे सर्किल हुआ, फिर अगर हम लोग देखेंगे, मान लो इधर से देखें
तो हम उसको ऐसा या इधर से ही देखें तो ऐसा कर सकते हैं कि फिर वो एक वेव बनता है, ऐसे भी सोच सकते। एक वेव ऐसे करके जा रहा है और एक वेव ऐसे, ये दोनों ही इसी का ही रूप। दो वेव को हम इस तरह से दिखा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब कोई वस्तु इस प्रकार से मोशन करती है तो एक वेव पैटर्न आता है, हम बाद में देखेंगे। इसी वेव पैटर्न को हम लोग साइन वेव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? साइन वेव। क्यों कहते हैं इसको अभी देखते हैं। या सिनुसॉइडल वेव। तो मैं समझता हूँ कि साइन वेव समझ गए होंगे, रीजन थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार के वेव को हम लोग क्या बोलेंगे? साइन वेव या सिनुसॉइडल वेव। इसकी एक विशेषता यह है कि अगर दो साइन वेव अगर इस प्रकार से रहे तो इसको कहते हैं स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव या प्रोग्रेसिव वेव। स्टैंडिंग वेव या प्रोग्रेसिव। अब ये स्टैंडिंग वेव या प्रोग्रेसिव वेव क्या है? सॉरी, इसको कहते हैं स्टैंडिंग वेव, प्रोग्रेसिव वेव नहीं कहते। स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव। तो ये स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव क्या चीज होता है? ये तुमको तब समझ में आएगा जब तुम इसका काउंटर पार्ट का वेव देखोगे। एक वेव को कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव। वेव हमारा अभी डिस्कशन के हिसाब से दो प्रकार का होगा। एक को कहेंगे स्टैंडिंग वेव और एक को कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव। बातचीत जो मैं कर रहा हूं, साउंड वेव बन रहा है, ये प्रोग्रेसिव वेव है, क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह जाता है। समुद्र में जो लहर आती है वो पानी एक जगह से दूसरी जगह बहुत दूर से आता है, वो भी एक रूप में हम उसको प्रोग्रेसिव वेव कर सकते हैं। धरती में जो भूकंप पैदा होती है तो जो वेव है वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है, तो उसको कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव। पर अगर हम एक रस्सी को बांध दें, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, तो वो वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है, फिर वहां से आती है, फिर वहां जाती है, फिर वहां से आती है। उसको प्रोग्रेसिव वेव नहीं कहेंगे, उसको स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव कहेंगे। जैसे गिटार है, गिटार पे या सितार है, उसके तार को अगर तुम छेड़ दो तो वो तार में भी एक वेव कंपन पैदा होने लगता है। तार में भी इस प्रकार का एक मोशन आ जाता है, लेकिन वो तार एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है। तो वहां जो वेव पैदा होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव। तो जब दो साइन वेव एक दूसरे को इस प्रकार से अगर कट करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन, साइन वेव्स, टू साइन वेव्स इन ऑपोजिशन। ऑपोजिशन मतलब क्या है? देखो, इसका अगर ऊंचा वाला हिस्सा है तो इसका ये नीचे वाला हिस्सा है, इसका ये नीचे वाला है तो इसका ये ऊपर वाला है, तो दोनों एक दूसरे को ऑपोजिशन में है। अगर ऐसा होता है तब उस प्रकार के वेव को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो साइन वेव है या सिनुसॉइडल वेव है, इसका इक्वेशन क्या है। दरअसल हमको यही चीज जानना था। मैं लिख देता हूँ, ये जो हमारा क्लास है ये बीएससी फाइनल ईयर का है, हम लोग थर्ड पेपर पढ़ रहे हैं। हमारा यूनिट 1 है और ये क्वांटम मैकेनिक्स 1 है। अभी हम लोग देखेंगे कि सिनुसॉइडल वेव का इक्वेशन क्या होता है।
इक्वेशन ऑफ साइन वेव। एक बार फिर से हम लोग इस डायग्राम को बनाते हैं। मान लो ये कोई बिंदु है और इसको इससे मैंने मिला दिया, इसको हम लोग बोलेंगे ए। कोई भी त्रिज्या ए है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया और इसको मान लो मैं बोलता हूँ वाई, इसको नाम दिया मैं ओ, ये मान लो पी है, ये है एम। तो ए क्या है? रेडियस। वाई क्या है? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। और अभी रहने देते हैं। और मान लो कि ये जो रेडियस है वो इस एक्स एक्सिस से एक एंगल बनाती है थीटा। कितना एंगल बनाती है? थीटा। तुम जानते हो दो लकीर अगर पैरेलल हो और इस प्रकार से अगर कोई लकीर उसको क्रॉस करे तीसरी लकीर, तो एकांतर कोण कहते हैं और ये कोण बराबर होता है। मतलब ये अगर थीटा होगा तो ये भी कितना होगा? थीटा। तो यहाँ पर देखो, एक लाइन यहाँ पर है, एक लाइन यहाँ पर है, दोनों पैरेलल है और ये उसको क्रॉस कर रही है। तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। और क्योंकि ये लंब है इसलिए ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। समकोण है। त्रिभुज ओ पी एम क्या त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज, जिसमें ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। अब जैसा कि मैंने यहाँ बताया था, जैसे जैसे हम लोग इस पॉइंट को मूव करते जाते हैं वैसे वैसे ये पॉइंट मूव होता है। और देखो चींटी जब यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ पहुंच जाएगी तो ये बिंदु भी यहाँ पहुंच जाएगा। ये मैक्सिमम है, इसको डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन बोलते हैं। धीरे धीरे करके विस्थापन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है और यहाँ पर आकर तो मैक्सिमम हो जाता है। उसके बाद फिर वो घटेगा ही। तो जो मैक्सिमम विस्थापन होता है उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, आयाम। तो क्योंकि ए को तो मैंने यहाँ पर रेडियस लिखा है सर्किल के हिसाब से, लेकिन अभी हम अपने डिस्कशन के हिसाब से उसको क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। And what is the amplitude? It is the displacement, but maximum displacement. अधिकतम विस्थापन जो होगा उसको एम्पलीट्यूड या आयाम कहते हैं। अब इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल OPM, स्कूल में तुम त्रिकोणमिति में पढ़े होगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो इस त्रिभुज में तुम थीटा को साइन के रूप में लिखो। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब। तुमको ये पता है कि कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। ये कोण है, इसके सामने की भुजा ये OM है, इसीलिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ये हो जाएगा OM। और कर्ण किसको बोलते हैं? जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है। तो 90 डिग्री ये है, इसके सामने की भुजा OP है, तो मैं यहाँ लिखूंगा OP। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया? OM बटे OP। अब जो जिसके वैल्यूज हैं उनको लिख दो। OM का मान कितना है? Y। OM विस्थापन है, देखो हो जाएगा Y। OP त्रिज्या है और त्रिज्या को हमने क्या मान लिया है? A। चाहे कोई भी त्रिज्या हो कितने के बराबर होगा? A। ये A है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ A।
अगर पक्षांतर कर दोगे ऐसा तो ये हो जाएगा y बराबर a sin थीटा। यह इक्वेशन, ये समीकरण इसके मोशन के लिए है। तुम देखो ये जो हमारा ये बिंदु है वो धीरे धीरे करके ऊपर जाता है, यहाँ आता है, फिर नीचे आता है, फिर इधर आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर यहाँ आता है। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में है और इसी का मैनिफेस्टेशन ये है। देखो ये भी वही चीज है। ये जो वेव है ये ऐसे करके इस पैटर्न में जाता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है और आगे भी अगर बढ़ेगा, अगर ऐसा प्रोग्रेसिव भी होगा तो देखो क्या है, वही चीज कंटिन्यूअस आगे बढ़ती है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हिस्सा ही बार बार बढ़ता है। वो रिपीट मोशन है, एक ही प्रकार का मोशन बार बार रिपीट हो रहा है। ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही है। तो ये जो हमारा इसके मूवमेंट के लिए, इसके डिस्प्लेसमेंट के लिए, ये बिंदु यहाँ से होते हुए जो बार बार विस्थापन हो रहा है, वो विस्थापन कितना हो रहा है, उस विस्थापन का इसके साथ क्या संबंध है, उसके लिए हमने एक इक्वेशन बनाया और वो इक्वेशन आया y बराबर a sin थीटा। अब तुम यहाँ देखो साइन आ गया ना, साइन आया, इसीलिए इसको बोलते हैं साइन वेव और सिनुसॉइडल वेव। साइन से ही ये चीज भी बना है, साइनुसॉइडल वेव। तो अब तुमको क्लियर हो गया होगा कि इस प्रकार के वेव को, जो वेव मोशन होता है जो हम पढ़ रहे हैं, उसको साइन वेव क्यों कहते हैं या सिनुसॉइडल वेव क्यों कहते हैं और उसका क्या समीकरण है। ये बहुत इजी है। थोड़ा सा हम इसको और डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। मान लो ओमेगा एक टर्म, ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा को क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग। वेग की क्या परिभाषा है? वेग दो प्रकार का होता है, एक रेखीय वेग, जैसे इस चौक को अगर मैं ऐसे करके फेंकूं तो एक रेखा में आगे बढ़ेगी तो उसको हम लीनियर मोशन बोलते हैं, रेखीय वेग बोलते हैं। ट्रेन जाती है, बस जाती है, सब एक मोशन में जाता है, एक लकीर में। कोई चीज अगर सर्किल में चक्कर काट रही है, जैसे पंखा घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर नाभिक के चारों तरफ घूम रहा है, एक रस्सी में हम धागा बांध करके अगर उसको ऐसे करके घुमाते रहे तो उस प्रकार के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन या एंगुलर मोशन। उस समय जो वेग रहता है उस वेग को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। वस्तु जब सीधी तरह से जा रही होती है तब उसको बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी, रेखीय वेग, लीनियर वेलोसिटी। क्या बोलचाल में सीधा वेलोसिटी बोल देते हैं, पर वो रहता लीनियर है। और अगर कोई चीज इस प्रकार से चक्कर काट रही है, किसी एंगल को बना रही है, तब उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं, एंगुलर मोशन कहते हैं। और तब उस समय जो उसका वेग रहता है उसको हम लोग एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। लीनियर वेलोसिटी को सिंपली हम लोग v से लिखते हैं और एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं किससे? ओमेगा से। और जैसे लीनियर वेलोसिटी में वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, कितना दूरी तय किया कितने समय में, इसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी में होता है कितना एंगल बनाया कितने समय में। यहाँ पर हम लोग ओमेगा का दो व्यंजक को लेंगे। अगर हम ये मान करके चले कि यह वस्तु ऐसे करके घूम रही है, यह वस्तु ऐसे करके घूम रही है, तो ये जो केंद्र है उसके चारों तरफ कितना एंगल बन रहा है? इस केंद्र में 360 डिग्री बन रहा है। इसी बिंदु के चारों तरफ जो वृत्त बनता है उसमें कितना एंगल रहता है? 360। 360 को हम 2 पाई भी लिखते हैं। पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, 2 पाई मतलब 360 हो गया। मान लिया कि इस वस्तु को घूमने में, एक चक्कर मारने में, 360 डिग्री बनाने में या 2 पाई एंगल बनाने में मान लो कि टी टाइम लगता है, टी समय लगता है। एक सर्किल कर देने में ये कैपिटल टी जो है वो टाइम है एक सर्किल के लिए। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? कितना एंगल बनाया तो 2 पाई बनाया, और कितने टाइम में बनाया तो टी टाइम में बनाया।
इसलिए हम लोग ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई टी। इस जगह में ओमेगा को हम क्या कर सकते हैं, ओमेगा का एक और रूप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर वो यहाँ से यहाँ गया तो केवल थीटा एंगल ही तो बनाया, तो उस समय अगर मान लो कि थीटा एंगल बनाता है तो हम ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हैं, थीटा बटे टी। मान लो इतने एंगल को बनाने में उसको छोटा टी लगता है तो हम क्या बोलेंगे, ओमेगा बराबर थीटा बटे टी। तो सिंस ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, देयरफॉर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे ओमेगा इनटू टी। तो थीटा के इस मान को अगर यहाँ रख दोगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, a साइन ओमेगा टी। और फिर एक और चीज को देखो, टी समय में, ये जो बड़ा वाला टी लिखा हुआ है, टी समय में क्या मैंने कहा, एक पूरा राउंड मार देता है। एक टर्म बार बार आएगा, तुमको पहले भी मैं बता चुका हूं, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब होता है कि एक सेकंड में कोई चीज कितना बार चक्कर काटेगा, एक सेकंड में कितना चक्कर काटेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, देखो टी सेकंड में एक चक्कर लग रहा है, ये सर्किल है, टी सेकंड में एक चक्कर लग रहा है, टी सेकंड में एक चक्कर। इसीलिए एक सेकंड में कितना चक्कर लगेगा, 1/t चक्कर। एक सेकंड में जितना चक्कर लगता है उसको कहते हैं आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी, न्यू। जैसे पंखा घूम रहा है तो एक सेकंड में पंखा जितनी बार घूम जाएगा उसको पंखे की घूमने की आवृत्ति कहेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो सब्सटेंस है, जो सर्किल पर घूम रहा है, एक सेकंड में जितनी बार घूमेगा उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और उसका एक्सप्रेशन होता है 1/t इज इक्वल टू न्यू। उस हिसाब से तुम यहाँ पर देखो, ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई, और ये 1/t है, एक्चुअली में ये है 1/t, और 1/t की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम ओमेगा की जगह में क्या लिख सकते हैं, 2 पाई न्यू, जहां पर न्यू क्या है, आवृत्ति है। इसलिए फाइनली y बराबर क्या हो जाएगा, a साइन 2 पाई न्यू टी। तो हम अपना फाइनल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं कि हमारा है फाइनली y बराबर a साइन 2 पाई न्यू, यही दिस इज द इक्वेशन फॉर सिनुसॉइडल और साइन। यही इक्वेशन है जो हमको पढ़ना। एक बार फिर से मैं तुमको इनमें टर्म्स को बता देता हूँ, क्योंकि ये सब बाद में अगले लेक्चर में भी आएगा। y तुमने देखा कि ये डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है। y जब मैक्सिमम हो जाता है तो वही a के बराबर हो जाता है, जिसको हम लोग आयाम कहते हैं। तो a यहाँ पर आयाम है, एम्पलीट्यूड है, 2 और पाई तो हो गया। न्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और t समय। तो इसलिए हमारा इक्वेशन होगा y बराबर a sin 2 पाई। सिनुसॉइडल वेव मैं समझता हूँ तुम समझ गए होगे। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम लोग के सिलेबस में दिया, क्यों हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, उसके बारे में मैं तुमको बस 2 मिनट बताता हूँ। मैंने तुम्हें बहुत सारे टर्म्स को बताया, स्टैंडिंग वेव क्या है, प्रोग्रेसिव वेव क्या है, और इस तरह का ढेर सारी वेव क्या है, मैटर वेव क्या है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स।
क्वांटम मैकेनिक्स दरअसल हम क्या पढ़ रहे हैं, परमाणु और अणुओं की संरचना। और अभी जो हम क्वांटम मैकेनिक्स पार्ट 1 पढ़ रहे हैं उसमें दरअसल हम परमाणु की संरचना पढ़ रहे हैं। तो परमाणु में अब हम परमाणु की थोड़ी सी चर्चा कर लें। अगर मान लो कि ये मेरा परमाणु है, ये नाभिक है और ये उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ये उसी तरह का मामला है जैसा हमने यहाँ पर पढ़ा। एक चीटी मैंने तुमको उस समय समझाने के लिए कहा था, दरअसल वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐसे करके घूम रहा है और तुम जानते हो कि इलेक्ट्रॉन या कोई पार्टिकल जब यहाँ पर घूमेगा तो एक सर्कुलर मोशन भी पैदा होगा, एक साइन वेव बनेगा। तुम जानते हो कि डी ब्रॉगली ने भी कहा है कि इलेक्ट्रॉन में वेव होता है, तो वो जो वेव होता है वो वेव इस प्रकार से जो होगा तो उसका नेचर, उसका इक्वेशन क्या होगा, दरअसल हम उसी के बारे में प्राइमरी नॉलेज ले रहे हैं। बाद में फिर हम लोग देखेंगे इसका और भी आगे के रूप में क्या करेंगे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन तुमको पढ़ना है इसके बाद, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का ये बेसिक है समझो, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है और सिलेबस में दिया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि तुमको ये टॉपिक समझ में आया होगा, इसको एक बार पढ़ लेना, समझ लेना, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो दरअसल पूरे वेव मैकेनिक्स का जान में समझो की पॉइंट है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।